हेलो एवरीवन, ये विजन आईएएस का टेस्ट पेपर 30 है और फुल लेंथ है ये 6। इसमें 50 क्वेश्चंस हो गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। 51 है, जाइलम और फिलोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन से ऑप्शन सही हैं। जो जाइलम और फिलोम होता है, ये दोनों ही संवहनी उत्तक होते हैं जो पौधे होते हैं। जैसे कि जल और पोषक तत्व, ये भोजन होता है, उसको परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोनों की। अब यहाँ पर जो जाइलम होता है, जो जाइलम होगा, इसमें जो प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों तक जल और खनिजों का परिवहन किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें सही है, पत्तियों तक, जड़ों से लेकर पत्तियों तक जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है इसमें जो फ्लोएम है वो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों, मुख्य रूप से शर्करा, जो फ्लोएम का काम होता है, ये शर्करा को ही पत्तियों से लेकर पौधों के अन्य भागों में परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। जाइलम के विपरीत फ्लोएम पूरी तरह से मृत कोशिकाओं से बना होता है। ये ऑप्शन इसमें गलत है, यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं बना होता। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 52, ह्यूमन कनेक्टोम प्रोजेक्ट। जो ह्यूमन कनेक्टोम प्रोजेक्ट है HCP, ये मानव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली से संबंधित है। यहाँ पर इसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में अंतर्निहित तंत्रिका मार्गों का मानचित्रण भी करना है। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है पहला। दूसरा ऑप्शन है, यह मस्तिष्क विकारों से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक परियोजना है। इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये मानव मस्तिष्क, जो मस्तिष्क विकारों से, जो भी मस्तिष्क विकार होता है उससे निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसकी नहीं है, जबकि ये यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH की है, ना कि ये स्वास्थ्य संगठन के, और इसे 2010 में शुरू किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ही ऑप्शन सही है। 54 में है, यहाँ पर किसका अध्यक्ष अपने पहले कार्यकाल की समाप्ति के बाद पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होता है। तो इसमें यहाँ पर इनमें से किसका अध्यक्ष है जो दोबारा से नियुक्ति की जा सकती है। पहला है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, इसकी की जा सकती है। दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, इसकी भी की जा सकती है। तीसरा ऑप्शन है जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसकी भी की जा सकती है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष की अवधि या फिर 70 वर्ष की अवधि, जो भी इसमें पहले होगा अपने पद पर रहता है। और यहाँ पर इसमें दूसरी बार भी मतलब पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। इसमें जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 का था, उसके NHRC के अध्यक्ष को, जो अध्यक्ष होंगे उसकी भी पुनर्नियुक्ति की अनुमति दी गई है। तो इसमें चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 55, इल्बर्ट बिल विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर देखना है कितने ऑप्शन इसमें करेक्ट है। जो इल्बर्ट बिल था उसके बारे में देखने हैं। जो इल्बर्ट बिल है विवाद प्रत्यक्ष रूप से जो लॉर्ड रिपन थे उनसे जुड़ा हुआ है ये, और उस समय भारत के वायसराय थे। 1883 में पेश किया गया था इल्बर्ट बिल को, और इसमें पहला ऑप्शन है सर कॉर्ट ने इल्बर्ट, जिन्होंने बिल तैयार किया था, राज्य सचिव थे। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पर ये जो बिल है इल्बर्ट बिल, सर कॉर्ट ने इल्बर्ट द्वारा तैयार किया गया था। ये एक राज्य सचिव नहीं थे, ये ब्रिटिश सिविल सेवक थे और काउंसिल ऑफ इंडिया के कानूनी सलाहकार थे। तो ये राज्य सचिव नहीं थे। ऊपर वाला यहाँ तक ठीक है ये, लेकिन ये गलत है। तो पहला ऑप्शन इसमें ये भी गलत और डी भी गलत हो गया। तो सी आंसर इसमें बचता है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 56, ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तर में बांसबेरिया से लेकर दक्षिण में बिरला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर तक की दूरी तक फैला हुआ है। असम और पश्चिम बंगाल की उत्तरी पहाड़ियों में चाय बागानों के लिए
नील और वाद में जूट के प्रसंस्करण के साथ साथ दामोदर घाटी के कोयला खदानों से आरंभ होने तथा छोटा नागपुर से लोहा अयस्क भंडारों के मिलने से इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास में योगदान मिला। इसमें बताना है किसका वर्णन किया गया है। इसमें किया गया है ये हुगली औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि यहीं पर ये जूट के लिए भी और नील के लिए भी, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन है 57, भारत में कैबिनेट सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कितने कथन सही हैं। पहला कथन है कैबिनेट सचिव की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। जो कैबिनेट सचिव की नियुक्ति होती है वो कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति होती है उसके द्वारा की जाती है, और कैबिनेट जो सचिवालय है कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में और सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है जो कैबिनेट सचिव होगा। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है कैबिनेट सचिव का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए, ये जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष के लिए होता है, लेकिन सरकार इसको आगे भी बढ़ा सकती है, तो यहाँ पर इसे बढ़ाया जा सकता है। इसमें बोला नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरा ऑप्शन भी गलत है। वह सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच मुख्य समन्वयक के रूप में कार्य करता है। तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। यह मंत्रालय और विभागों के बीच मुख्य समन्वयक के रूप में कार्य करता है। चौथा ऑप्शन है वह प्रधानमंत्री कार्यालय जो पीएमओ का प्रमुख होता है इसकी गतिविधियों का अधीक्षण भी करता है। ये पीएमओ का सचिव नहीं होता है, प्रमुख नहीं होता है, और इसकी गतिविधियों का संरक्षण जो कैबिनेट सचिव द्वारा नहीं की जाती, जबकि प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव होते हैं उसके द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री ही कार्यालय का प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा किया जाता है। चौथा ऑप्शन इसमें गलत है, केवल एक ही ठीक है, तो ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 58, भारत के कई हिस्सों में सांपों के काटने की घटनाएं आम हैं। इस संदर्भ में सांपों की निम्नलिखित 4 प्रजातियों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है यहाँ पर सांपों की निम्नलिखित 4 प्रजातियाँ, और इसमें आगे भी दिया हुआ है उपयुक्त प्रजातियों में से कौन से भारत में बिग 4 के नाम से जाने जाने वाली विषैली सांपों की सामान्य प्रजातियाँ इसमें शामिल हैं। तो पहला है इसमें भारतीय कोबरा, ठीक है, कॉमन करेत, रसेल वाइपर, लेकिन पाइथन नहीं है। तो इसमें यहाँ पर अजगर विषैला नहीं होता है, अजगर कोई पाइथन बोला जाता है, तो अजगर विषैला नहीं होता है। चौथा ऑप्शन इसमें ये कट हो जाता है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 59, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। 368 के तहत कौन सा संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, इसमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधायकों का निर्माण। इसमें पहला ऑप्शन नहीं माना जाता है, ठीक है। जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके लिए जो स्थानीय विधायिकाओं को निर्माण किया जाता है उनका निर्माण 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। और अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का निर्माण ये भी नहीं माना जाता है, दूसरा ठीक है। तीसरा ऑप्शन है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन भी नहीं माना जाता है, ये भी ठीक है। और यहाँ पर करों के भुगतान को एक नए मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ना, जो चौथा ऑप्शन है इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। जो मौलिक कर्तव्यों में कोई भी परिवर्तन आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन माना जाता है, किसी भी मौलिक कर्तव्य में अगर माना जाता है तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। पहला भी ठीक है, दूसरा भी, तीसरा भी। और जो पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 60, भारत में सूफीवाद के चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में इसकी शुरुआत मोहम्मद गोरी के शासनकाल के दौरान शेख मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है। जब मोहम्मद गोरी के शासनकाल के दौरान 1192 में राजस्थान के अजमेर में की गई थी, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर सुहारवर्दी सिलसिले के विपरीत चिश्ती संतों ने शाही संरक्षण को अस्वीकृत कर दिया था। इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही है। जो सुहारवर्दी सिलसिले हैं उसके अपोजिट में जाकर जो चिश्ती संत हैं उन्होंने शाही संरक्षण को अस्वीकार कर दिया गया था, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। इसमें सही ऑप्शन ही देखने हैं। चिश्ती सिलसिले ने देवीय जुड़ाव के साधन के रूप में आध्यात्मिक संगीत पर बल दिया। इसमें यहाँ पर
तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। और चौथा ऑप्शन है इसमें निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में बसने वाले पहले चिश्ती संत थे। चौथा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, दिल्ली में बसने वाले पहले चिश्ती संत थे, ना कि निजामुद्दीन औलिया थे। तो चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। ओनली इसमें 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं। 3 ऑप्शन सी में आ रहा है, तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 61, विदेशी अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें देखना है कितने कथन सही हैं। पहला है, इनका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 बी के तहत किया गया। इसमें पहला ऑप्शन इसमें गलत है। जो विदेशी अधिकरण है उसके बारे में देखना है। 323 बी इसमें संसद और राज्य विधानमंडल को कराधान, औद्योगिक विवाद, भूमि सुधार जैसे विशिष्ट मामलों को स्थापित किया गया था, ना कि विदेशी अधिकरण। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है, वर्तमान में केवल असम में ही ऐसे विदेशी अधिकरण गठित किए गए हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है, अब पहला ऑप्शन गलत होने के बाद इसमें आंसर आ ही रहा है, बी आंसर बच गया। बी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन है 62, इसमें यहाँ पर कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है सही नहीं कौन सा है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 7वें स्थान पर है, ये ऑप्शन करेक्ट है। और पिछले 2 दशकों से वैश्विक सेवा निर्यात में, इसमें वैश्विक सेवा निर्यात का पूछा है, इसमें वैश्विक वस्तु निर्यात का भी पूछा जा सकता है यहाँ पर, इसलिए जो वर्ड होंगे वो सही से देखना आना चाहिए कि हाँ क्या है, इसमें क्या बोला हुआ है। जैसे कि पॉलिटी का क्वेश्चन होता है, उसमें आता है कि संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार, वो संविधान के अनुसार ना होकर के वो संसद के अनुसार होता है। तो संविधान के अनुसार बोला है, संसद के अनुसार बोला है, केंद्र सरकार के लिए बोला है या फिर राज्य सरकार के लिए, तो वहीं से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसमें वस्तु जो बोला हुआ है, वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 7वें स्थान पर है। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, इसमें गलत पूछा हुआ है, तो गलत ऑप्शन इसमें देखना है। वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की 5% से अधिक हिस्सेदारी है, ये ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जबकि यहाँ पर 5% से अधिक हिस्सेदारी नहीं है, 1.8% हिस्सेदारी के साथ, और 14वें वृहत स्थान पर है। वस्तु के बारे में 14 में है और सेवा निर्यात के बारे में देखा जाए तो 7वें स्थान पर है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 63, मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है सही ऑप्शन कौन से हैं। भारतीय संविधान के लागू होने के समय मंत्री परिषद की संख्या पर कोई सीमा आरोपित नहीं की गई। इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, नहीं की गई थी जब संविधान को लागू किया गया था। दूसरा ऑप्शन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संख्या सदैव सभी राज्यों की मंत्रिपरिषद की संख्या के बराबर होनी चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया है, वो 15% के लिए बोला हुआ है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। दूसरा इसमें भी, दूसरा इसमें भी है। अब पहला तो है ही, तो तीसरा, पहला तीसरा साथ में है नहीं, तो सी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है, अनिवासी बाह्य जो एनआरई और अनिवासी साधारण एनआरओ खातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन देखना है। एनआरई खाता अनिवासी भारतीयों जो एनआरआईज होते हैं को विदेशी से अर्जित अपनी कमाई भारत में जमा करने की सुविधा देता है, जबकि एनआरओ खाता एनआरआईएस को भारत में अर्जित अपनी आय का प्रबंधन करने की सुविधा देता है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है भारत के बाहर उत्पन्न होने वाली, इसमें एनआरआई के बारे में क्या है, एनआरओ के बारे में क्या है, वो उल्टा भी आ सकता है वहाँ पर। भारत के बाहर उत्पन्न होने वाली आय इनमें से किसी भी खाते में जमा की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों में से किसी में भी की जा सकती है। एनआरआई खातों के विपरीत एनआरओ खातों को कर से छूट दी गई है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें जो एनआरई है उसको खातों, जो एनआरई खाते हैं उनको कर से छूट दी गई है, तो इसमें उल्टा दे दिया है। इसमें तीसरा ऑप्शन इसमें भी है, तो एक और दो दोनों ठीक है, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 65, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी नदियों की प्रौढ़ावस्था, जो प्रौढ़ावस्था, युवावस्था नहीं, प्रौढ़ावस्था से इसमें संबंधित है वो देखना है। इसमें पहला है गहरी वी आकार की जो घाटियां होंगी वो प्रौढ़ावस्था में होती है। ठीक है, जलप्रपात और छिप्रिका ये
प्रौढ़ावस्था में नहीं होती हैं, ये युवा अवस्था में होंगी, जो जलप्रपात और छिप्रिकाएँ बनती हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब दूसरा नहीं है तो दूसरा कट हो गया, इसमें ए आंसर ही करेक्ट है। नेक्स्ट है 66, भारतीय शासन के संदर्भ में संगठनात्मक संरचना के निम्नलिखित घटकों को उच्चतम से निम्नतम तक सही पदानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें भारतीय शासन का देखना है, इसमें सबसे पहले जो होता है वो होता है विभाग, पहले दूसरा विभाग, दूसरा तीनों में दिया हुआ है। फिर उसके बाद होता है यहाँ पर स्कंद, चौथा होगा। फिर उसके बाद होगा यहाँ पर प्रभाग, और फिर उसके बाद होगा यहाँ पर अनुभाग, तीसरा ही बच गया। ये 2 4 1 3, 2 4 1 3 ए में आ रहा है, ए इसमें करेक्ट है। जो स्कंद या विंग भी बोला जाता है, इसमें यहाँ पर स्कंद या विंग में जो विभाग होते हैं उसको विभाजित कर दिया जाता है। पहला तो यहाँ पर होता है विभाग होगा, फिर उसके बाद स्कंद या विंग होता है, स्कंद के प्लेस पर विंग भी आ सकता है। और विंग जो होता है प्रत्येक का नेतृत्व एक अतिरिक्त सचिव या एक संयुक्त सचिव होता है। फिर उसके बाद होता है डिवीजन, डिवीजन प्रभाग, फिर उसके बाद शाखा ब्रांच होती है, और फिर उसके बाद अनुभाग सेक्शन होते हैं। अगर हिंदी में उसके साइड में इंग्लिश वाला भी होता है, सेक्शन, ब्रांच, डिवीजन, उससे ज़्यादा समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है 67, गांधी जी की सर्वोदय की अवधारणा निम्नलिखित में से किस कृति से प्रेरित थी? यहाँ पर ये थी जॉन रस्किन की अनटू दिस लॉस्ट से, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 68, समुद्री जीवों के संदर्भ में परिपादप, जो परिपादप है उससे तात्पर्य क्या है? इसमें ऐसे जीव जो जड़ वाले पौधों के तने और पत्तियों से संबंध होते हैं, तो इसमें सी आंसर इसका करेक्ट है 68 का। नेक्स्ट है 69, ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें देखना है यहाँ पर सही ऑप्शन कितने हैं। ऊर्जा प्रवाह मुख्य रूप से सूर्य द्वारा संचालित होता है, जबकि पोषक चक्र स्थलमंडल और वायुमंडल से संसाधनों पर निर्भर हो सकता है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। इन दोनों में संसाधनों के एक दिशीय गति और विपरीत दिशाओं में प्रवाह शामिल होता है। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, संसाधनों का एक दिशीय गति और विपरीत दिशाओं में प्रवाह शामिल नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन गलत है। ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र दोनों के परिणाम स्वरूप संसाधनों की कोई क्षति नहीं होती है, इसमें भी यहाँ पर गलत है। अब जब ऊर्जा प्रवाह होगा और पोषक चक्र होगा तो उसमें संसाधनों की तो क्षति होगी ही ना, तो इसमें केवल एक ठीक है, तो ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 70, यह एक श्रमिक और उसके परिवार को निर्वाह के न्यूनतम स्तर जिसमें भोजन, कपड़े और आश्रय शामिल है पर बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम मजदूरी है। इसे सरकार द्वारा व्यापारिक संगठनों और ट्रेड यूनियनों के परामर्श से तय किया जाता है। ये किस प्रकार की मजदूरी का वर्णन किया गया है? इसमें किस प्रकार की मजदूरी है ये? इसमें जो भी ये मजदूरी का वर्णन, जिसमें कपड़े भी आवश्यक न्यूनतम मजदूरी, जो न्यूनतम मजदूरी है मतलब इतनी मजदूरी होनी ही चाहिए जिससे कि लोग जीवन निर्वाह कर सकें अपना। तो यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी, यहाँ पर न्यूनतम के लिए बोला हुआ है, तो न्यूनतम मजदूरी बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 71, यह मृदा भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता और वनस्पति की अच्छी वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा में ह्यूमस और कार्बनिक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह मृदा सामान्य तौर पर भारी और काले रंग की होती है। इसमें किस प्रकार की मृदा का वर्णन किया गया है यही बताना है। इसमें ये कार्बनिक, इसमें ह्यूमस भी होता है, तो यहाँ पर लेटराइट मिट्टी में बिल्कुल नहीं होगा, लवण मिट्टी में बिल्कुल नहीं होगा, और लाल मृदा में भी नहीं होता है। और यहाँ पर जो पीट में मिट्टी होती है ना, इसमें यहाँ पर ह्यूमस और कार्बनिक तत्व जो होते हैं ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन भारत की जो मिट्टी है उनमें बहुत कम मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 72, संसद के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, और इसमें देखना है सही ऑप्शन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है भारतीय संविधान के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के लिए जनसंख्या को एकमात्र मानदंड माना गया है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन इसमें बोला हुआ है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है वो 82 में परिसीमन से रिलेटेड है। इससे पहले भी क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। इसमें प्रशासनिक सुविधा जैसे जो मानदंड होते हैं उनको ध्यान में रखा जाता है।
जनसंख्या को एकमात्र मानदंड नहीं माना जाता। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है परिसीमन प्रक्रियाओं, क्योंकि देखो यहाँ पर परिसीमन के बारे में बोला हुआ है, तो परिसीमन को सबको पता होगा, लेकिन जो उसमें ऑप्शन आते हैं थोड़े इधर उधर के आते हैं। परिसीमन प्रक्रियाओं से संसद में सीटों का स्वतः ही पुनः समायोजन हो जाता है, अपने आप ही इसमें समायोजन नहीं होता है। आर्टिकल 82 में राष्ट्रपति को एक जो तिथि है वो निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया है। इसमें जो समायोजन होगा वो अपने आप नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति को इसके बारे में बताया गया है। तो दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है, पहला ऑप्शन भी गलत है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के संदर्भ में देखना है और इसमें सही ऑप्शन देखने कौन से हैं। पहला ऑप्शन है इसकी स्थापना 2001 में संघाई शिखर सम्मेलन में की गई थी और इसमें 10 स्थायी सदस्य भी हैं। भारत और पाकिस्तान 2017 में इनको शामिल किया गया था, भारत को और पाकिस्तान को, और ये ईरान 2023 में शामिल हुआ है और बेलारूस 2024 में शामिल हुआ है। भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है क्योंकि 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत और पाकिस्तान को तो 2017 में इसमें शामिल किया गया है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सी ऑप्शन इसमें बच जाता है, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 74, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इसमें फ्लाई ऐश के घटक कौन कौन से हैं वो बताना है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना, वो मोस्टली उसमें सारे ही होते हैं। इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, फ्लाई ऐश से ईंटें वगैरह भी बनाई जाती हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कितने ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन है इसमें, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य शामिल होते हैं। पहला ऑप्शन इसमें सही है। जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है उसमें 5 सदस्य, एक बहुसदस्यीय निकाय होता है जिसमें यहाँ पर 5 सदस्य अन्य भी शामिल होते हैं, एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष और 5 अन्य होंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है, आयोग द्वारा संसद में एक वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है। इसमें दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है क्योंकि संसद में नहीं की जाती, ये केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है आयोग द्वारा। किसको? केंद्र सरकार को, ना कि संसद में की जाती है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 5 अल्पसंख्यक समुदाय हैं। 5 अल्पसंख्यक समुदाय, इसमें 5 अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है। इसमें 2014 में जैन समुदाय को भी इस सूची में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर इसमें देखा जाए मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन, तो 6 हो गए। तो यहाँ पर इसमें केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला। तो एक ठीक है, ए आंसर इसका करेक्ट है।